बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 25 करने जा रहे हैं। रोल ऑफ वेरियस प्रोविंसेस इस पाकिस्तान मूवमेंट। रोल ऑफ वेरियस प्रोविंसेस इन पाकिस्तान मूवमेंट। तहरीक पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सूबों का किरदार। तहरीक पाकिस्तान में सूबों का क्या किरदार रहा है, वही सूबे जो मिले थे आपस में और उसके मिलने के नतीजे में पाकिस्तान बना था। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है भाई, पिछला पार्ट देखना है तो यहाँ ऊपर देखें, आपको लिंक उसका नज़र आ जाएगा। ठीक है, और अगला पार्ट देखना है तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। बेहतर तो यही कि प्लेलिस्ट पे चले जाएं। प्लेलिस्ट जाने का तरीका बच्चों को पता नहीं होता, मैं बता दूं। इसी स्क्रीन पे देखें, इसके नीचे लोगो बना हुआ है, रटना नहीं समझना है, उसको क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी सारी की सारी। 10th क्लास पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट होगी, उसमें चले जाइए। ठीक है, वहाँ पर सारी वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा 10th बायोलॉजी उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है। क्लास 10th केमिस्ट्री उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। ये मैं न्यू बुक्स की बात कर रहा हूँ। ओल्ड बुक्स की भी होगी, 10th केमिस्ट्री ओल्ड बुक की भी प्लेलिस्ट होगी, अलग अलग से नज़र आ जाएगी आपको। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक उसकी प्लेलिस्ट भी है। सेकंड ईयर केमिस्ट्री उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, और सेकंड ईयर फिज़िक्स जो है उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं पार्ट 7 ये चल रहा है। सेकंड ईयर फिज़िक्स भी क्योंकि साथ साथ चल रही है, उसका चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 7 है। ये 2 जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट जो है मैंने यहाँ लिख रखा है। ये पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक के पार्ट चल रहे हैं, क्योंकि भूल जाता हूँ कि किसका कौन सा पार्ट है, इसलिए यहाँ ये मैंने बना रखे। ये है 25th पार्ट। फिर भी आपको नए आने वाले हैं तो फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है अपनी। कि पाकिस्तान स्टडी मुश्किल इसीलिए है क्योंकि आप इन 3 सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं देते। हिस्ट्री, जियोग्राफ़ी और पॉलिटिक्स, इन 3 सब्जेक्ट्स की बेसिक्स को ज़रा समझिए, उसके बाद आपको पाकिस्तान स्टडी पढ़ने में, सुनने में, समझने में मज़ा आएगा, वरना आपको ये ज़बान ही समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और ये सब कुछ मैं पिछली वीडियोज़ में बना चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजी से लेके चैप्टर नंबर 2 तक। ठीक है भाई, तो पाकिस्तान बन चुका। पिछली वीडियो में हमने देखा है पाकिस्तान मूवमेंट के 4 पार्ट मैंने बनाए थे। रोल ऑफ प्रोविंसेस, रोल ऑफ प्रोविंसेस सूबों का किरदार, रोल ऑफ प्रोविंसेस इन द पाकिस्तान मूवमेंट, इन द पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान में सूबों का किरदार। इसका पार्ट 1 है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है इसलिए इसका पार्ट 1 है। इसमें सबसे पहले पंजाब जो है आपकी बुक के मुताबिक, इसका जो है वो किरदार देख लेते हैं। सूबा पंजाब, सूबा पंजाब जो है इसका क्या किरदार है। मेजॉरिटी मुस्लिम सूबा था ये, पॉइंट्स नोट करते रहिए। मेजॉरिटी मुस्लिम प्रोविंस था ये, मुसलमानों की अक्सरियत थी सूबे के अंदर। ठीक है भाई, बट लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है? अंग्रेज़ों का कब्ज़ा है पूरे हिंदुस्तान पर, अंग्रेज़ों का कब्ज़ा है, तो पंजाब पर भी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा है। लेकिन अंग्रेज़ों ने पंजाब हासिल किससे किया? सिखों से। सिखों ने मुसलमानों से हासिल किया था। ये चेन चलती हुई आ रही थी। समझ में आ रही है बात? तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद रखना है कि सबसे पहले मुस्लिम्स से, यहाँ पर मुस्लिम्स के पास इसकी हुकूमत थी, और उससे पीछे जाएं तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में लगभग ये हिंदू ही आबाद थे जगह जगह। ठीक है भाई, तो मुस्लिम्स से लिया है, और मुस्लिम्स टू सिख, मुस्लिम टू सिख्स, मुसलमानों से ये सिखों के कब्ज़े में गया, और दैन ब्रिटिश, और उसके बाद अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया था ये सूबा। ठीक है भाई, ये दोनों जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, बोथ अगेंस्ट, यानी कि ब्रिटिश भी, अंग्रेज़ भी और सिख भी जो है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे। बोथ अगेंस्ट मुस्लिम्स। ठीक है, और ये
क्या करते थे, केप्ट, रखते थे। सिखों के पास हुकूमत आई, इन्होंने भी यही किया, और अंग्रेज़ों के पास हुकूमत आई जब, इन्होंने भी यही किया, इन्होंने रखा मुस्लिम्स को सप्रेस्ड बैकवर्ड, सप्रेस्ड दबा के और बैकवर्ड पसमानदा, तालीम से दूर रखा, शऊर से दूर रखा, बैकवर्ड। ठीक है भाई। इसके बावजूद भी पंजाब, इसके बावजूद भी इंस्पाइट, इसके बावजूद भी, ये बुलेट्स में मैं इसीलिए लिखता हूँ इंस्पाइट, इसके बावजूद भी पंजाब नेवर लॉस्ट मुस्लिम आइडेंटिटी, पंजाब नेवर लॉस्ट, पंजाब ने अपनी मुस्लिम पहचान जो है वो नहीं खोई, मुस्लिम आइडेंटिटी। इसका बड़ा क्रेडिट जो है पंजाब के अंदर सूफ़ी स्कॉलर्स जो हैं, औलिया कराम, सूफिया कराम, इनको जाता है। ठीक है, पंजाब में सूफ़ीज़ और रिलीजियस स्कॉलर्स, रिलीजियस मतलब मज़हबी, स्कॉलर्स मतलब दानिश्वर। तो मज़हबी स्कॉलर और सूफ़ीज़ जो हैं, इन्होंने क्या किया, केप्ट, रखा, किस चीज़ को ज़िंदा रखा, मोरल का मतलब होता है हिम्मत को जो है वो ज़िंदा रखा, एंड मोरल, और मोरल इखलाक को भी ज़िंदा रखा, मोरल कैरेक्टर एंड मोरल कैरेक्टर। मतलब ये है कि मोरल कहते हैं हौसले को और मोरल कहते हैं इखलाक को। तो दोनों किस्म का इन्होंने सूफ़ीज़ और रिलीजियस स्कॉलर्स ने मुसलमानों के मोरल और मोरल किरदार को, कैरेक्टर मीन्स किरदार को ज़िंदा करके रखा। ठीक है भाई। पंजाब की सरज़मीन जो है, यहाँ हमेशा से ही, पंजाब से जो है वो हमेशा से ही, ठीक है, पंजाब से प्रोड्यूस हुए हैं, पैदा हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं स्कॉलर्स, स्कॉलर्स, दानिश्वर लोग, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, उलमा, इंटेलेक्चुअल्स मीन्स उलमा, स्टेट्समैन, मुबल्लिग, स्टेटमैन, पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। मतलब पंजाब जो है ऐसा सूबा है जिसने बड़ी तादाद में पैदा किए हैं स्कॉलर्स, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल्स, उलमा, स्टेटमैन कहते हैं मुबल्लिग, जो बयानबाजी का माहिर हो, ठीक है, और पॉलिटिकल लीडर्स और सियासी रहनुमा पैदा किए हैं। अल्लामा इकबाल जो हैं, अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ भी पंजाब से ही था, ठीक है। और अल्लामा इकबाल ने इन्फ्यूज़्ड का मतलब होता है रूह फूंकना, इन्फ्यूज़्ड इस्लामिक स्पिरिट, इस्लामी जज्बे की रूह जो है वो इस्लामी जज्बे की रूह फूंक दी थी अल्लामा इकबाल ने, ठीक है। किस तरह से, अपने ख़यालात से, थॉट्स अपने ख़यालात से एंड पोइट्री, और पोइट्री से। अब देखें कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ चल रहा है ना। तो यार वो नोट्स लेके जो ना आप रट्टे मारना बंद करें, फॉर गॉड से कि ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, थोड़ा सा हिम्मत पैदा करें अपने अंदर। आप मैट्रिक क्लास में हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अपनी इंग्लिश खुद बना लें आप। ज़रूरी है वो 4-4 पेजेस की जो हैं वो नोट्स, उनको रट्टे मारना नहीं भाई, अपनी इंग्लिश खुद बनाएं आप। हर चीज़ तो बता रहा हूँ यहाँ पे, बुलेट्स में आपको इस तरह से पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसको नोट करें, इनको
पॉइंट्स को आपस में जोड़ें, सेंटेंसेस बनाएं, आपके 3 पेज बन जाएंगे इसके ऊपर आराम से। कोई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आंसर्स खुद बनाएं। ठीक है भाई। फर्स्ट टाइम जो है वो अल्लामा इकबाल ही थे फर्स्ट टाइम, सबसे पहले। और भी वैसे लोगों ने कहा था, लेकिन पब्लिकली अल्लामा इकबाल का ही नाम आता है। प्रोपाउंडेड, अब ये प्रोपाउंड का मतलब मैं देखना भूल गया। प्रोपाउंडेड डिक्शनरी में देखिएगा इसका मतलब क्या है, और कमेंट में मुझे भी बताएं, मैं इसको देखना भूल गया। प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट, प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट, नज़रिया दिया। वैसे मैं अपनी तरफ से इसका मतलब निकालूं, जो कि नहीं निकालना चाहिए, लेकिन तशरीह कर दूं। प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट मतलब नज़रिया उन्होंने दिया, नज़रिया दिया। ठीक है, किस चीज़ का नज़रिया दिया? इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट का, एक इस्लामी रियासत का तसव्वुर जो है, कॉन्सेप्ट मतलब तसव्वुर। तो सबसे पहले इस्लामी रियासत का एक तसव्वुर जो पेश किया वो अल्लामा इकबाल ने पेश किया था। याद है ना, खुतबा इलाहाबाद 1930 का अल्लामा इकबाल का। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जिसको लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, करारदाद पाकिस्तान, वो भी पंजाब के ही शहर लाहौर के ही जो है वो लाहौर से ही पास हुई थी 1940, 23 मार्च 1940 को। ठीक है, और उसके बाद जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाहौर से पास हो गई, शुरू में लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से, बाद में इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दे दिया गया, तो उसके बाद ये पूरे सूबे के अंदर तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ गई। किस चीज़ की? क्योंकि पाकिस्तान रेजोल्यूशन और लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर बात ही अलग मुल्क की गई थी कि भाई हमें अलग मुल्क बनाना है, और उसके बाद पंजाब में ये फैल गया मामला। सब लोगों ने अपने काम धंधे सब कुछ बंद कर दिए। ठीक है, स्टूडेंट हों, वर्कर हों, औरतें हों, बच्चे हों, एक जोश और जुनून देखने वाला था उस ज़माने के अंदर कि उनके जहन में सिर्फ पाकिस्तान बनाने के अलावा तीसरी सोच ही नहीं थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने यहाँ बहुत काम किया, और मुस्लिम लीग ने जो है वो प्रोपेगेट किया। प्रोपेगेट का मतलब होता है नशर व इशाअत करना, फैलाना, ख़बरों को फैलाना। प्रोपेगेट किया बहुत ज़्यादा। किस चीज़ को? द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। फिर इलेक्शंस हुए थे, आपको पता है, इसमें वीडियो में बना चुका हूँ। इलेक्शंस हुए थे 1945, 46 के ये इलेक्शन हुए थे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने यहाँ पर वन की थी, जीती थी 90% मुस्लिम सीट्स, 90% मुस्लिम सीट्स। आपको याद है ना, ये सब चीज़ें मैंने सिखाई हैं। पंजाब के अंदर पंजाब असेंबली है, उस पंजाब असेंबली के अंदर सीट्स हैं, और उन सीट्स के अंदर हिंदुओं की भी सीट्स हैं, मुस्लिम्स की भी सीट्स हैं, दूसरे मज़हब के मानने वालों की भी सीट्स हैं। तो वहाँ पर जितनी मुसलमानों की सीट्स रिज़र्व थी, उन मुसलमानों की सीट्स पे मुस्लिम लीग ने अपने जो मुसलमान नुमाइंदे खड़े किए, कांग्रेस ने भी अपने मुसलमान नुमाइंदे खड़े किए, लेकिन मुस्लिम लीग के खड़े हुए मुसलमान नुमाइंदे जो हैं, उन्होंने 90% जो है वो सीट्स विन की थी। ठीक है, 1945-46 के इंतखाबात के अंदर। अच्छा, उसके बाद फिर ये इलेक्शन कौन से थे? ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा मैं, ये प्रोविंशियल इलेक्शंस जो हुए थे, याद है ना, 4 महीने बाद हुए थे प्रोविंशियल इलेक्शंस। फेडरल इलेक्शंस या जनरल इलेक्शंस के 4 महीने बाद। अच्छा, यहाँ के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनके नाम लिख लें। प्रोमिनेंट्स का मतलब होता है नुमायाँ, काबिल ज़िक्र। प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं, जो पंजाब से जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो कौन कौन से हैं? नवाब इफ्तिखार हुसैन ऑफ ममडोट, नवाब इफ्तिखार
नवाब इफ्तिखार हुसैन ऑफ ममदोत, ममदोत है या ममडोट है, अब ये तो मुझे इसका सही तलफ़ुज़ नहीं आता। मियाँ इम्तियाज़ अहमद ख़ान दुल्ताना, नंबर 2 मियाँ इम्तियाज़ अहमद ख़ान दुल्ताना, नंबर 3 मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन राजा गज़नफ़र अली ख़ान एट्सेट्रा, राजा गज़नफ़र अली ख़ान, राजा गज़नफ़र अली ख़ान एट्सेट्रा। इसके अलावा और भी थे। ठीक है भाई। अच्छा, 1941 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में, 1941 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर, इस्लामिया कॉलेज लाहौर में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से एक जलसा मुनक्किद किया गया था। इस्लामिया कॉलेज लाहौर में 1941 में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से एक जलसा मुनक्किद किया गया था, जिसको प्रिजाइड किया था, जिसकी सदारत की थी किसने? कायदे आज़म ने। कायदे आज़म ने। यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, ठीक है, उस गवर्नमेंट का नाम था यूनियनिस्ट गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट जो थी उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, इस टाइम पीरियड में, तो उसका नाम था क्या? यूनियनिस्ट गवर्नमेंट। यूनियनिस्ट गवर्नमेंट मतलब ऐसी हुकूमत थी कि यहाँ पर वही फिर ये पॉलिटिक्स की बेसिक्स का मामला आ जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ, मखलूत हुकूमत जो है, कोalition गवर्नमेंट बनानी मजबूरी थी, क्योंकि पंजाब में हिंदुओं भी बड़ी तादाद में थे, मुसलमान भी बड़ी तादाद में थे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंध पंजाब असम्बली के अंदर मुस्लिम्स की सीट तो एक हद तक थी, ठीक है, लेकिन मुस्लिम्स के अलावा दूसरी सीट्स, क्योंकि हिंदुओं की मेजॉरिटी थी ना भाई, आप इस बात को माने, पंजाब बहुत बड़ा सूबा था, इसके 2 टुकड़े किए गए थे, 2 हिस्से किए गए थे, पिछली वीडियो में हमने देखा है। तो ये इतना बड़ा सूबा था, इसके 2 हिस्से किए गए थे, एक हिस्सा पाकिस्तान में शामिल हुआ, एक इंडिया में शामिल हुआ। लेकिन उस ज़माने में पंजाब में मुसलमानों की अक्सरियत थी, मेजॉरिटी थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% मुसलमान थे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुओं की भी बहुत बड़ी तादाद थी, सिखों की भी बहुत बड़ी तादाद थी, और दूसरे मज़ाहिब के रहने वालों की भी बहुत बड़ी तादाद थी। तो इलेक्शन में मुस्लिम्स अपनी रिज़र्व्ड सीट तो विन कर सकते थे। क्या कहा मैंने? इलेक्शंस में मुस्लिम्स अपनी रिज़र्व्ड सीट्स तो विन कर सकते थे बस, लेकिन सारी सीट्स विन नहीं कर सकते थे। और हुकूमत बनाने के लिए आपको पता है कि एक ख़ास परसेंटेज होनी चाहिए सीट्स की किसी पार्टी के पास, तो वहाँ पर हुकूमत जो है वो बना सकती है। तो कोई भी पार्टी वहाँ हुकूमत बना नहीं सकती थी, ठीक है, कोई भी पार्टी वहाँ हुकूमत बना नहीं सकती थी। मिसाल के तौर पर अगर 100 सीट्स हैं पंजाब असम्बली के अंदर, 100 सीट्स हैं, तो 70 सीट्स जो हैं वो दूसरों की थी, जिसमें हिंदू भी थे, पारसी, सब मिला के थे, ठीक है, और 30 सीट्स जो थी वो मुसलमानों की थी। तो मुसलमानों ने अपनी 30 सीट्स विन भी कर ली, तब भी मुसलमान हुकूमत नहीं बना सकते थे, मुस्लिम लीग हुकूमत नहीं बना सकती थी पंजाब में, ठीक है।
क्यों? क्योंकि हुकूमत बनाने के लिए चाहिए 80 सीट्स। 80 सीट्स जिसके पास होंगी वो हुकूमत बना सकता है। तो मजबूरी थी कि दूसरी पार्टियां, कांग्रेस वगैरह मुस्लिम लीग के साथ मिलें, मुस्लिम लीग के साथ मिलें, क्योंकि वो सब मिल के भी 70 सीट्स बनते थे, 80 सीट बन ही नहीं सकते। तो ये कोalition गवर्नमेंट थी और इसका नाम था यूनियनिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियनिस्ट गवर्नमेंट। तो मुस्लिम लीग इस हुकूमत का हिस्सा बन रही थी, इसके बगैर हुकूमत बना ही नहीं सकती थी, कांग्रेस हुकूमत बना ही नहीं सकती थी और ना दूसरी पार्टियां मिलके कोई हुकूमत बना ही नहीं सकती थी। तो ये एक कोalition गवर्नमेंट थी। ठीक है, इत्तेफाक पर मबनी हुकूमत। और अगर मुस्लिम लीग के साथ छेड़छाड़ की जाती तो मुस्लिम लीग इस्तीफ़ा दे देते हुकूमत से ही, तो हुकूमत ही बैठ जाती, हुकूमत ही ख़त्म हो जाती। तो इस तरह मामला था। तो पंजाब गवर्नमेंट जो थी उस वक्त यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी। ठीक है, और इसको यूनियनिस्ट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, हैड सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश, हैड सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश, हैड सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश एंड कांग्रेस, कांग्रेस और ब्रिटिश की बहुत ज़्यादा हिमायत हासिल थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश की बहुत ज़्यादा हिमायत हासिल थी, कांग्रेस की हिमायत हासिल थी इस यूनियनिस्ट गवर्नमेंट को, तो ये क्या करती थी, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही काम करती थी ज़्यादातर। ठीक है, उस सूबे के अंदर। तो स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा अपोज़ किया, बहुत मुखालफत की इस यूनियनिस्ट गवर्नमेंट की। अपोज्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब। और इतनी मुखालफत की थी कि ये यूनियनिस्ट गवर्नमेंट जो है फाइनली रिज़ाइंड हुई, फाइनली इस्तीफ़ा दे दिया यूनियनिस्ट गवर्नमेंट ने, रिज़ाइंड। डरे नहीं भाई, ये जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं इनको जुमलों की शक्ल दें, सेंटेंसेस की शक्ल दें, पैराग्राफ्स की शक्ल दें, खुद ब खुद आपका इतना बड़ा आंसर बन जाएगा, आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुस्लिम लेडीज़ ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर काम किया। मुस्लिम लेडीज़ ने जो है वो भी बहुत ज़्यादा काम किया सूबे के अंदर। ठीक है भाई, टुक पार्ट, बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। ऊपर से लिखता हूँ, एक तहरीक चल रही थी पंजाब के अंदर सिविल डिसओबीडियंस की, सिविल नाफरमानी की तहरीक, इसको कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मतलब कोई भी हुक्म नहीं माना जाएगा भाई हुकूमत का, हुकूमत की कोई भी बात नहीं मानी जाएगी, इसको सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन कहते हैं। सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है मुहिम चलना। तो ये मुहिम जो है वो चल रही थी सिविल डिसओबीडियंस की, सिविल नाफरमानी की ये तहरीक चल रही थी। ठीक है, इसके दौरान ही पंजाब की एक ब्रेव, एक बहादुर ख़ातून थी। ठीक है, उनका नाम था सुगरा फ़ातिमा और सुगरा आफ्ताब, ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है। तो वहाँ पर जो पंजाब सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग थी उसके ऊपर अंग्रेज़ों का झंडा लगा हुआ था जिसका नाम था यूनियन जैक। तो ये बड़ी बहादुरी से उस बिल्डिंग पे चढ़ी, पंजाब सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग पे चढ़ी और वहाँ से अंग्रेज़ों का झंडा उतारा, यूनियन जैक उतारा और वहाँ पर मुस्लिम लीग का झंडा जो है वो लगा दिया। तो ये ख़ातून जो है इनका नाम था सुगरा फ़ातिमा, सुगरा फ़ातिमा, इनको सुगरा आफ्ताब भी कहते हैं, ब्रैकेट में सुगरा आफ्ताब। क्या किया था भाई इन्होंने? ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन सुगरा फ़ातिमा, सुगरा आफ्ताब removed British flag, removed British flag, removed British flag, इसका नाम था यूनियन जैक, यूनियन जैक, इस ब्रिटिश फ्लैग का नाम था यूनियन जैक। कहाँ से? पंजाब सेक्रेटेरिएट, पंजाब
सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, पंजाब सेक्रेटरिएट बिल्डिंग एंड इंस्टॉल्ड लगा दिया, इंस्टॉल्ड लगा दिया फ्लैग ऑफ मुस्लिम लीग, फ्लैग ऑफ मुस्लिम लीग, फ्लैग ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है भाई, पंजाब का किरदार ख़त्म हुआ। अगले पार्ट के अंदर रोल ऑफ प्रोविंसेस इन द पाकिस्तान मूवमेंट पार्ट 2 के अंदर हम सिंध का किरदार देखेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।